हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज की जो हम क्लास करने वाले हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर एक ऐसा टॉपिक लेने वाले हैं जो टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए नेशनल इनकम के कंसेप्ट को समझना, क्योंकि बीइंग इंडियन आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे देश की जो नेशनल इनकम है वो क्या चीज होती है, कैसे कैलकुलेट होती है, उससे जुड़े हुए जो और इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं और इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं उन सबकी समझ हमें होनी चाहिए। तो ये चैप्टर ना ही तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अलावा आपकी जो व्यक्तिगत नॉलेज है, आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, पर्सनल जो नॉलेज है उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस लेक्चर को हम लोग इस पूरे कह सकते हैं कि इस पूरे टॉपिक को हम लोग कई पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। नेशनल इनकम के अंदर आज की जो क्लास होगी वो बेसिक तौर पर डेडिकेटेड है इसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को लेकर, इसके थ्योरी के कुछ बेसिक कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लासेस हम लोग इस पर लेंगे नेशनल इनकम पे, उनके अंदर न्यूमेरिकल कंसेप्ट और जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट टाइप की जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का जो लेक्चर होगा इसके अंदर हम लोग कुछ खास चीजें कवर अप करने वाले हैं। क्या कुछ कवर करेंगे इसके अंदर, सबसे पहले उसको जरा हम डिस्कस करते हैं। एक मिनट। सबसे पहले हम देखेंगे कि आज की क्लास के अंदर हम क्या कवर अप करेंगे। तो आज की क्लास के अंदर सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखें तो हमने कुछ टॉपिक्स को बेसिकली कवर करने की कोशिश की है। सबसे पहले हम जानेंगे कि नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम, इन दोनों चीजों को समझेंगे। नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं, कौन कौन सी चीजें इंक्लूड नहीं होती हैं, क्योंकि आमतौर पे जब आप कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हैं या कोई ऐसा एग्जाम देते हैं जहाँ पर इकोनॉमिक्स आता है तो उसमें यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी क्या होती है, इनके बीच के जो डिफरेंसेस हैं इसको भी हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो यानी ये जो टॉपिक्स हैं हमने इस लेक्चर के अंदर कवर अप किए हैं और इनको हम लोग एक एक करके डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फटाफट से आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे सबसे पहले कि नेशनल इनकम बेसिकली क्या है, तो नेशनल इनकम को जब हम लोग समझें तो नेशनल इनकम के सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। क्योंकि नेशनल इनकम का अगर मतलब आपको क्लियर हो जाए तो फिर काफी चीजें आपके लिए आसान हो जाती हैं। देखिए, नेशनल इनकम को समझने के लिए हमने यहाँ पर कुछ कंटेंट आपके लिए रखा हुआ है जिसको आप इजीली समझ सकते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ national income is the sum total of the value of all goods and services manufactured by the resident of a country in a year। बहुत आसान भाषा में इसको समझने की कोशिश करते हैं। नेशनल इनकम क्या है, किसी एक कंट्री की जो डोमेस्टिक बाउंड्रीज हैं उन डोमेस्टिक बाउंड्रीज के अंदर जो भी उस देश में नॉर्मल रेजिडेंट हैं उन नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा प्रोड्यूस किया गया एक फाइनेंशियल ईयर में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो ग्रैंड टोटल होगा उसे हम क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं। और आम भाषा में जीडीपी को ही हम लोग नेशनल इनकम कंसीडर कर लेते हैं। आई थिंक बात क्लियर हो गई होगी। नेशनल इनकम क्या है, नेशनल इनकम किसी भी कंट्री की जो डोमेस्टिक बाउंड्रीज हैं उन बाउंड्रीज के भीतर उस देश के जितने नॉर्मल रेजिडेंट हैं उन सबके द्वारा एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर प्रोड्यूस किया गया गुड्स एंड सर्विसेज का जो टोटल होगा वही जीडीपी होगा और उसे ही हम आम भाषा में नेशनल इनकम बोलते हैं। हालांकि जीडीपी और नेशनल इनकम में फर्क है, जीडीपी अलग चीज है, नेशनल इनकम जीडीपी से ही बनती है, बट एग्जैक्टली जीडीपी नेशनल इनकम नहीं है, लेकिन आम भाषा में से हम समझते इसको इसी एंगल से हैं। अगर आप दूसरी भी जो हमने पैराग्राफ दे रखा, दूसरी जो डेफिनेशन दे रखी उसके अंदर भी सेम चीज बताई गई है कि जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर उन सारी चीजों को नेशनल इनकम में हम काउंट करते हैं, चाहे वो पब्लिक गुड्स हो, चाहे आपका वो प्राइवेट सेक्टर का हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर का हो चाहे पब्लिक सेक्टर का, उन्हें हम काउंट उन दोनों को इसके अंदर करते हैं। यानी कि हेयर कट से लगा के हाउसिंग, मेडिकल केयर, नेशनल डिफेंस, इन सारी चीजों को हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं, कंक्लूड करने का काम करते हैं। और नेशनल इनकम के बारे में कहा गया है कि आम जो जनमानस है, नेशनल इनकम इज आल्सो कॉमनली रेफर टू एज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी हम नेशनल इनकम को आम आदमी नेशनल इनकम जीडीपी को ही नेशनल इनकम समझता है, बट ऐसा नहीं है। जीडीपी और नेशनल इनकम क्या है, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। तो यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई। अब देखिए, एक शब्द यहाँ बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है कि जब हम लोग नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम को शामिल करते हैं। सिर्फ हम किसको शामिल करते हैं, फैक्टर इनकम को। तो फैक्टर इनकम को अगर हम शामिल करते हैं तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि आखिर फैक्टर इनकम होता क्या है।
आप इसको बहुत आसान तरीके से समझिए। फैक्टर इनकम का मतलब है कि किसी इनकम को अर्न करने के लिए आप अपनी तरफ से कोई फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं या अपनी तरफ से कोई इनपुट डालते हैं, यानी आप कुछ ना कुछ, आप बहुत कह सकती देहाती भाषा में कहें तो आप हाथ पैर चलाते हैं, कुछ एफर्ट्स लगाते हैं इनकम को अर्न करने के लिए। तो अगर इनकम को अर्न करने के लिए आपने कुछ एफर्ट्स डाले, कुछ इनपुट लगाया, उसके बाद आपको इनकम मिली, वो क्या है? फैक्टर इनकम है। सिंपल सी आप भाषा में समझें, जैसे आपके पास लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, तो ये अगर आप इन्वेस्ट करोगे, कहीं पर लगाओगे, तो इसके बदले में लैंड के बदले में रेंट मिलेगा आपको, लेबर के बदले में वेजेस मिलेगी और कैपिटल के बदले में प्रॉफिट या इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये क्या है? ये फैक्टर इनकम है। आप कहीं पर जॉब करते हैं, सैलरी मिलती है, फैक्टर इनकम है। किसी के यहाँ काम करते हैं, मजदूरी मिलती है, फैक्टर इनकम। आप कमीशन पे काम करते हैं, फैक्टर इनकम, यानी कुछ एफर्ट्स डालते हैं। अगर कोई एफर्ट्स आप अपनी तरफ से झोंक रहे हैं, कुछ एफर्ट्स आप डाल रहे हैं, तो वो क्या होगी? फैक्टर इनकम होगी। क्लियर है? ट्रांसफर इनकम ठीक इससे उल्टा है। ट्रांसफर इनकम के अंदर क्या होता है कि ट्रांसफर इनकम कमाने के लिए आप अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं डालते हैं, लेकिन विदाउट एनी एफर्ट्स, विदाउट एनी रेंडरिंग सर्विसेज जो आपको इनकम मिल जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफर इनकम। यानी विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज इन द रिटर्न इज नोन एज द ट्रांसफर इनकम। यानी कि आपको अपने आप से कुछ मिल जाए। जैसे सरकार क्या करती है? ओल्ड एज पेंशन देती है, आपके फादर आपको पॉकेट मनी देते हैं, आपको बर्थडे पर गिफ्ट मिलते हैं, स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, ये सारी चीजें क्या है? डोनेशन मिलती है। ये सारी चीजें किसके अंदर आएंगी? फैक्टर इनकम के अंदर। यानी फैक्टर इनकम में आपको कुछ अपनी तरफ से करने की आवश्यकता नहीं, जो भी कुछ मिलता है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। वो सारी चीजें किसकी होती हैं? आपकी ट्रांसफर इनकम के अंदर होती हैं। जैसे सब्सिडी आपको गवर्नमेंट देती है, वो भी ट्रांसफर इनकम के अंदर आता है। यहाँ तक क्लियर है? जब हम लोग डेफिनेशन की बात करते हैं, जब हम नेशनल इनकम की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, तो उसमें कुछ चीजें खास तौर पे आती हैं। क्या क्या चीजें आती हैं? सबसे ज्यादा मेन शब्द जो इस्तेमाल किया जाता है, एक तो डोमेस्टिक टेरिटरी इस्तेमाल किया जाता है और एक नॉर्मल रेजिडेंट इस्तेमाल किया जाता है। हमने क्या पढ़ा था कि सम टोटल ऑफ कंट्री विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरीज ऑफ अ कंट्री। तो जो डोमेस्टिक टेरिटरी शब्द का इस्तेमाल होता है, उसको समझना बहुत जरूरी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। देखिए, तो डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है? कहा गया है कि एक जो लेमैन है, बेसिकली लेमैन का मतलब एक जो आम आदमी है, जिसे इकोनॉमिक्स की समझ नहीं है, उसका बेसिकली मतलब क्या होता है? एक देश की जो आपकी पॉलिटिकल जो फ्रंटियर है, पॉलिटिकल फ्रंटियर का जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं, वो उसी चीज को ही सिर्फ क्या समझता है? उसी को डोमेस्टिक टेरिटरी समझता है। यानी ऐसा पर्सन, जो पर्सन इकोनॉमिक्स की बहुत समझ नहीं रखता है, उसके हिसाब से डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या है? एक देश का जो बॉर्डर है, जो बॉर्डर है, बॉर्डर के अंदर का जो एरिया है, वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आता है। लेकिन जब हम लोग इसको इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं, जब इकोनॉमिक्स में नेशनल अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझते हैं, तो वहां पर डोमेस्टिक टेरिटरी का जो मतलब है, थोड़ा सा इससे ब्रॉड लिया गया है। तो इसका थोड़ा मतलब क्या लिया गया है? देखिए, कहा गया है कि इकोनॉमिक टेरिटरी इज द जियोग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नमेंट विद इन द पर्सन, गुड्स, कैपिटल सर्कुलेटेड फ्रीली। इसका मतलब है कि जो इकोनॉमिक टेरिटरी है, वो हमारी ज्योग्राफिकल टेरिटरी है, और वो चीज गवर्नमेंट के द्वारा क्या होनी चाहिए? एडमिनिस्ट्रेटेड होनी चाहिए। गवर्नमेंट उसको प्रशासन करता हो, उसके ऊपर उस पर रूल करता हो, और उस जगह पे हमारे देश के जो लोग हैं, हमारे देश की जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, वहां पर फ्रीली सर्कुलेट होती हों। यानी डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है? डोमेस्टिक टेरिटरी बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल की जाती है, उसके द्वारा उस पर एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता हो, और उसके अंदर जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं लोगों के द्वारा गुड्स एंड सर्विसेज के, कैपिटल के, वो फ्रीली होते हों, तो वो बेसिकली होगा डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। ये कंसेप्ट थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, इसलिए इसको भी और हम लोग देखेंगे। इसको अभी हम लोग खत्म नहीं करेंगे। इसमें कई चीजें ऐसी हैं जिनको लेकर कंफ्यूजन रहता है, तो एक एक चीज को हम स्पष्ट करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। चलिए, तो आगे और इसको देखते हैं। देखिए, यहाँ पे एक चीज बताई गई है आपको, एक मिनट। चलिए, सही चल रहा, थोड़ा सा दिक्कत हुई थी सिस्टम में। देखिए, यहाँ कहा गया है क्लियरली फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन ऑफ अ पर्सन, गुड्स एंड कैपिटल इज द बेसिक क्राइटेरिया ऑफ इकोनॉमिक टेरिटरी। कहा गया कि जो इकोनॉमिक टेरिटरी है आपकी, उसके अंदर गुड्स एंड सर्विसेज और कैपिटल, इनका जो फ्रीली जो सर्कुलेशन है, जो फ्रीली सर्कुलेशन है, इनका आवागमन, स्वतंत्र आवागमन जो होना जरूरी है। अगर इनका फ्रीली कह सकते हैं कि आवागमन नहीं है, तो वो फिर डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर का मामला है। डोमेस्टिक टेरिटरी में एक देश के लोग आराम से इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, कोई उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस आपको नहीं लगेंगे। देखिए, कहा गया है कि दोज पार्ट ऑफ
political frontier, a country whose government does not enjoy these freedom are deemed to be outside the economic territory। वापस इस बात को समझिएगा, मैंने भी बताया आपको कि जो बाउंड्रीज हैं हमारी, जो डोमेस्टिक टेरिटरी है, उसके अंदर हमारे देश के लोग गुड्स एंड सर्विसेज का, कैपिटल का फ्रीली ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कोई रोक टोक उनके ऊपर नहीं होगी। लेकिन हमारी देश की सरकार या किसी दूसरी देश की सरकार या वहां के लोग अगर ये सारी चीजें फ्री नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि वो आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी हैं। जैसे हम लोग अगर अपनी बाउंड्री से बाहर जाके यही लेन देन करेंगे तो ये फ्री नहीं होंगे, तो फ्री नहीं होंगे इसका मतलब है कि हम लोग अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी से बाहर आ गए हैं। इतनी बात आई थिंक क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए दूसरे देश का जो कोई अम्बेसी है, यानी कि दूसरे देश का जो अम्बेसी है वो हमारे देश के अंदर काम कर रहा है, दूसरे देश का अम्बेसी जो है हमारे देश के अंदर रह रहा है, लेकिन उसके ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो वहां की कंट्री का है, तो वो हमारे देश का क्या होगा, वो हमारे देश की जो उसके हमारे देश की जो डोमेस्टिक टेरिटरी है उसके अंदर वो शामिल नहीं किया जाएगा। क्लियर है बात कि नहीं? यानी कोई ऐसा बंदा जो कि दूसरी कंट्री का है लेकिन हमारे देश में एज अम्बेसी काम करता है, तो उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन तो वहां की सरकार का होगा, तो वो हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर शामिल नहीं किया जाएगा। इसको और क्लियर करने के लिए कुछ चीजों को यहाँ पे रखा गया है, उनसे बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि इस टॉपिक में क्या कुछ कंफ्यूजन रहते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, यानी व्हाट डोमेस्टिक इकोनॉमिक टेरिटरी इंक्लूड, इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, कौन कौन सी चीज इंक्लूड नहीं होती, इसको लेकर बहुत कंफ्यूजन होता है। तो हमने इन दोनों को यहाँ पर कंक्लूड करने की कोशिश की है। देखिए जो हमारी टेरिटरी होगी उसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, क्या क्या चीजें आती हैं, क्या नहीं आता है। तो टेरिटरी लाइंग विद इन द पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ अ कंट्री, इट इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर आल्सो, यानी कि इसके अंदर जमीन के अलावा जो हमारी टेरिटरी है, हमारा जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री के अंदर जो जमीन है वो एरिया भी आएगा, जमीन के अलावा जो वाटर एरिया है वो वाटर एरिया भी आएगा। जैसे हमारे बॉर्डर, जो हमारा इंडिया का बॉर्डर है, यानी कह सकते हैं कि जो कुछ एरियाज हैं जहां पर जो समुद्र से जुड़े हुए हैं, जहां पर चारों तरफ समुद्र है, तो समुद्र वाला भी एरिया, वो पानी वाला एरिया भी हमारे टेरिटरी के अंदर शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, शिप एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। जो हमारे यहाँ के शिप होते हैं, एयरक्राफ्ट होते हैं, तो अगर मान लीजिए इंडिया का कोई शिप या एयरक्राफ्ट जिस पे भारत सरकार की मालिकाना हक है, उसका सरकार के द्वारा किया गया है, और वो बेसिकली सपोज दैट पाकिस्तान और यूके के बीच में पैसेंजर्स लाने और ले जाने का काम कर रहे हैं, या मान लीजिए कि इंडिया का कोई एयरलाइन है जो कि रसिया और जापान के अंदर चलने का काम कर रही है, उसके बावजूद भी वो क्या होगी, वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर शामिल की जाएगी। इस पे कंफ्यूजन हो सकता है आपको, वापस से समझिएगा। कोई शिप या एयरक्राफ्ट जो कि जिसके जो है अपने देश का, वह हम मतलब अपने ही देश का है, यानी हम लोग उसके ओनर हैं, सरकार ओनर है, सरकार कंट्रोल कर रही है, लेकिन वो मान लो यूके और पाकिस्तान के बीच में चलता है, या कोई एयर इंडिया का जहाज है, एरोप्लेन है जो रसिया और जापान के बीच में चलता है, लेकिन चूंकि वो हमारे देश के द्वारा उसको कंट्रोल किया जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेटेड किया जा रहा है, इसलिए हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर उसको शामिल किया जाएगा। इसी तरीके से कुछ और पॉइंट्स हैं जो कि इसके अंदर लिए जाएंगे, जैसे फिशिंग वेसल होते हैं, जो समुद्री जहाज होते हैं, जो मछलियां वगैरह पकड़ने के काम में इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर उसको आप समझे, उसके सिस्टम को समझें, तो जो मछली पकड़ने वाले जहाज हैं, या जो नेचुरल बेसिकली जो नेचुरल गैसेस होती हैं, उसको कंट्रोल करने वाले आपके जो जहाज हैं, वो सारी की सारी चीजें आपकी इंटरनेशनल वाटर के अंदर अगर ऑपरेट होती हैं, इंटरनेशनल मतलब है कि वो अपने देश की ट्रेजरी में नहीं है, अपने देश की ट्रेजरी से बाहर वाले एरिया के अंदर हमारे देश के जहाज या नेचुरल गैस वाले जो जहाज, जो लाने ले जाने के लिए जो जहाज इस्तेमाल होते हैं, वो वहां पे यूज हो रहे हैं। हालांकि देखा जाए उनके ऊपर राइट हमारे ही कंट्री का, और चल वो दूसरे देश के अंदर रहे, उसके बावजूद भी उनको हम लोग इंडियन डोमेस्टिक ट्रेजरी का पार्ट मानेंगे। यानी हमारे देश के पानी के जहाज दूसरे देश के पानी वाले पानी, जो दूसरे देश का जिस पे कब्जा, वहां पे चल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो इंडिया के अंदर माने जाएंगे। इसके अलावा जो एम्बेसी आपके बेसिकली है, जो एम्बेसी हमारे देश से दूसरे देश में लोकेटेड है, जैसे हमारे देश के एम्बेसी मान लो चाइना में है, रशिया के अंदर है, अलग अलग देशों हमारे देश के एम्बेसी हैं, तो वो एम्बेसी रहे तो वहां पे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे देश की डोमेस्टिक ट्रेजरी का हिस्सा उन्हें माना जाएगा। उनके द्वारा अर्न की गई इनकम जो होगी वो हमारे देश की नेशनल इनकम के अंदर शामिल की जाएगी। आई थिंक यहाँ तक कंफ्यूजन आपको नहीं होगा।
अब चलिए बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर पॉइंट देखेंगे कि कुछ ऐसी चीजें जो हमारे डोमेस्टिक ट्रेजरी के अंदर काउंट नहीं की जाती हैं, जैसे कि दूसरे देश के जो आपके एम्बेसी हैं, जो दूसरे देश के एम्बेसी हैं जिनको एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है विदेशी गवर्नमेंट के द्वारा। अब मान लो चाइना का एम्बेसी इंडिया के अंदर रहता है, अब इंडिया के अंदर रहता है तो उसकी इनकम जो होगी वो हमारे देश की नेशनल इनकम में नहीं काउंट होगी, वो उसके देश की नेशनल इनकम के अंदर काउंट होगी। इसी तरीके से जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ये आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो इंडिया के अंदर उनके ऑफिसेस हैं लेकिन फिर भी वो इंडिया की डोमेस्टिक ट्रेजरी का पार्ट नहीं मानी जाएंगी, उनकी अर्निंग इंडिया के अंदर काउंट नहीं की जाएगी। तो इस तरीके से कुछ चीजें हैं जो लगेंगी आपको कि यार वो हमारे डोमेस्टिक ट्रेजरी का हिस्सा है, लेकिन एक्चुअली वो हमारे डोमेस्टिक ट्रेजरी में उनको शामिल नहीं किया जाता है। तो आई थिंक ये जो कंसेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक चीजें डोमेस्टिक ट्रेजरी को लेकर जो कंफ्यूजन होगा, इसके यूजेस को लेकर, इसके कंसेप्ट को लेकर, वो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो अगर ये क्लियर हो गया है तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में और चीजों पर डिस्कशन करेंगे। एक मिनट, देखिए कुछ कारण से इसकी स्क्रीन जो है वो डिस्टर्ब हो गई है, मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको वापस से लेके आता हूँ। हाँ, कुछ थोड़ा सा सिस्टम इशू हो गया था, तो उसे मैंने अभी वापस से ठीक कर लिया है। हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। अब हम लोगों को पढ़ना था आपका नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट, नॉर्मल रेजिडेंट हमें अभी यहाँ पे डिस्कस करना है। तो नॉर्मल रेजिडेंट को हम समझते हैं। देखो, चूंकि डेफिनेशन जब हम लोग बात करते हैं, जब हम डेफिनेशन का जिक्र करते हैं तो दो शब्द बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं नेशनल इनकम में। एक तो नॉर्मल रेजिडेंट हो जाता है और एक हो जाता है आपका डोमेस्टिक जो ट्रेजरी। तो डोमेस्टिक ट्रेजरी को तो हम समझ चुके हैं, अब हमें समझना है कि नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है। देखिए, नॉर्मल रेजिडेंट के बारे में क्या बताया गया है, यहां पर कहा गया है कि अ रेजिडेंट इज सेड टू बी अ पर्सन or institutions who ordinarily resides in a country and whose center of economic interest lies in the country। ध्यान से समझिएगा, एक रेजिडेंट के अंदर एक पर्सन भी आ सकता है, एक इंस्टीट्यूशंस भी आ सकता है। कहा गया एक जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा किसी कंट्री का, उसका जो सेंटर होगा इकोनॉमिक इंटरेस्ट का, यानी पैसे अर्न करने का जो सोर्स होगा या जो पैसे का बेसिक जो सेंटर होगा वो उसी देश के अंदर होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल रेजिडेंट बोलेंगे। क्लियर है बात के लिए, यानी पैसे का जो बेसिक सोर्स होगा आपका वो उसी देश से उसका कंसेंट्रेशन होगा, तो वो आपका नॉर्मल रेजिडेंट हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगर आप देखें, ही इज कॉल्ड नॉर्मल रेजिडेंट सिंस नॉर्मल लाइव्स इन कंट्री ऑफ हिज इकोनॉमिक इंटरेस्ट। यानी मेन जो मसला है वो किसका, इकोनॉमिक इंटरेस्ट का, उसका इकोनॉमिक जो सेंटर है वो वही देश होना चाहिए, तभी हो जाके वो आपका नॉर्मल रेजिडेंट के अंदर काउंट किया जाएगा। अब देखिए, नॉर्मल रेजिडेंट होने के लिए एटलीस्ट जो आपकी जो कंडीशंस हैं कुछ वो फॉलो होनी चाहिए, यानी द पीरियड ऑफ स्टे शुड बी एटलीस्ट 1 ईयर या मोर, 1 या 1 साल से ज्यादा का उसका जो रहने का पीरियड है, यानी हमारे देश में कम से कम 1 साल या 1 साल से ज्यादा का समय उसने यहाँ पे बिताया हो। तो पहली चीज है स्टेइंग मोर देन 1 ईयर, और दूसरा है हैविंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट, यानी हमारे देश में कम से कम 1 साल या 1 साल से ज्यादा रहा हो, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट होना चाहिए, उसकी अर्निंग, स्पेंडिंग, अकोमोडेशन, ये सारी चीजें हमारे देश के अंदर होनी जरूरी है, तभी जाके वो बंदा क्या बनेगा, नॉर्मल रेजिडेंट बनेगा। कुछ पॉइंट हैं जो कि नॉर्मल रेजिडेंट को कंफर्म करने के लिए, उसको स्पष्ट करने के लिए और जरूरी है, तो उनको भी एक बार एक एक करके ध्यान से आप लोग देख लीजिए, ये स्पष्ट हो जाएगा। और इससे संबंधित कुछ अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो क्लियर हो जाएगा। देखिए, नॉर्मल रेजिडेंट कवर बोथ इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशंस, इस बात को ध्यान में रखिएगा। नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब यहाँ सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल से नहीं है, इंडिविजुअल भी आएंगे इसके अंदर और इंस्टीट्यूशंस को भी इसके अंदर शामिल किया जाएगा। तो इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशंस दोनों को इसके अंदर शामिल किया जाएगा। दूसरा है नॉर्मल रेजिडेंट इंक्लूड्स बोथ सिटीजन एंड नॉन सिटीजन, सिटीजन भी इसके अंदर आएंगे और नॉन सिटीजन जो है वो भी इसके अंदर आएंगे। फ्रंटियर हु रिसाइड्स इन अ कंट्री फॉर मोर देन 1 ईयर हैव इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जैसे कोई विदेशी आदमी मान लो हमारे देश के अंदर रह रहा पिछले 1 साल से ज्यादा से, और उसका जो इकोनॉमिक कंसेंट्रेशन है, इकोनॉमिक सेंटर जो है वो इंडिया है, यही पैसे कमा के यही स्पेंड कर रहा है, तो उसे भी हम लोग क्या करेंगे, अपनी ज्योग्राफिकल बाउंड्री का हिस्सा मानेंगे और वो उसकी इनकम हमारे देश की नेशनल इनकम के अंदर काउंट कर ली जाएगी। इसके अलावा जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया,
ये अगर मान लीजिए हमारे देश की कंट्री के अंदर ये हैं, स्टैब्लिश है, मान लो इनकी ब्रांचेस तो हैं हमारे देश की कंट्री के अंदर, लेकिन ये नॉर्मल रेजिडेंट का हिस्सा नहीं होंगे। लेकिन इनके अंदर जो स्टाफ काम कर रहा होगा, ऐसा तो नहीं होगा कि इसके अंदर स्टाफ नहीं काम करेगा, इनके अंदर जो स्टाफ काम कर रहा होगा अगर वो 1 साल से ज्यादा से हमारे इसके अंदर है और उनका इकोनॉमिक कंसंट्रेशन यहाँ पे है, तो वो इनका स्टाफ जो होगा वो बेसिकली क्या माना जाएगा, वो नॉर्मल रेजिडेंट आपका माना जाएगा। भले वो इंटरनेशनल बॉडी का हिस्सा है लेकिन वो नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा। यानी इंटरनेशनल जो बॉडीज हैं वो हमारे देश में ऑपरेट जरूर हो रही हैं लेकिन वो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कही जाएंगी, लेकिन उसके अंदर जो स्टाफ काम कर रहा है वो नॉर्मल रेजिडेंट इसके अंदर कहा जा सकता है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसके बाद एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है, जैसे लोकल एम्प्लॉइज वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसी। अगर हमारे देश का कोई लोकल एम्प्लॉय है जो कि फॉरेन एम्बेसी में वर्किंग है, जैसे हमारे यहाँ का बंदा रशिया के अंदर काम करता है, तो रशिया के अंदर काम करेगा वो पर्सन हमारे देश के लिए एज अ नॉर्मल रेजिडेंट ही ट्रीट किया जाएगा और वो हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट का हिस्सा माना जाएगा। यानी है हमारे देश का बंदा, काम दूसरे देश में कर रहा है लेकिन हमारे लिए वो नॉर्मल रेजिडेंट ही स्टिल शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट है वर्कर फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर हु क्रॉस बॉर्डर इन द मॉर्निंग एंड, उसको ऐसे समझिए कोई बंदा है जो कि बॉर्डर के ही पास रहता है, तो सुबह टाइम अपने देश की बॉर्डर बाउंड्री के अंदर आ गया, यहाँ पे काम धाम किया और उसी दिन शाम को वापस फिर से निकल गया, अगले दिन फिर मॉर्निंग में आ गया, फिर शाम को निकल गया। मान लो इंडिया नेपाल पास पास में बॉर्डर है, तो नेपाल का बंदा इंडिया के अंदर काम करने आया सुबह और शाम को फिर निकल जाए, तो अगर वो ऐसा काम कर रहा है तो इस केस में वो हमारे देश की जो बेसिकली हमारे देश के लिए जो नॉर्मल रेजिडेंट है उस कैटेगरी के अंदर शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये कुछ चीजें थी जिनको हम इसके अंदर कंसीडर करते हैं। अब देखिए कुछ चीजें हैं जो इंक्लूड की जाती हैं, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया इंक्लूड्स, तो सिटीजन और इंस्टीट्यूशंस दोनों आते हैं। सिटीजन्स ऑफ अदर कंट्री, अदर कंट्रीज के भी सिटीजन्स आते हैं अगर वो 1 साल से ज्यादा हमारे देश में रहते हैं और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया के अंदर है, तब भी वो नॉर्मल रेजिडेंट की कैटेगरी के अंदर शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा जो IMF वगैरह का मैंने एग्जाम्पल दिया था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया या जो और बॉडीज हैं, ये नॉर्मल रेजिडेंट आपकी नहीं कही जाएंगी, लेकिन इसके अंदर जो काम करने वाले लोग हैं वो नॉर्मल रेजिडेंट हो सकते हैं। आई थिंक ये वाला जो आपका कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम बट में एक चीज और जान लेते हैं, एक दो चीजें बाकी हैं भी और। एक तो हमें समझना है कि नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, एक क्या होता है रियल जीडीपी, इसको लेकर बहुत कंफ्यूजन होता है, तो इसको भी इसमें क्लियर कर लेते हैं। देखिए जीडीपी का मतलब जानते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर्ड विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ कंट्री। तो अगर ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर एक फाइनेंशियल एलिमेंट जो भी प्रोडक्शन होता है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, वो क्या होता है जीडीपी। अब नॉमिनल और रियल, इसको ये कैसे दोनों कंसेप्ट बन गए, तो नॉमिनल जीडीपी इज द जीडीपी ऑफ अ कंट्री ऑफ अ गिवन ईयर ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ द सेम ईयर। यानी जो जीडीपी आपकी करंट ईयर की होती है, जीडीपी या जो करंट प्राइस की होती है वो होती है नॉमिनल जीडीपी। सिंपल से ध्यान रखो, जीडीपी एट करंट प्राइस इज नोन एज नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस इज नोन एज रियल जीडीपी। बस सिंपल सी बात है। कैसे निकालेंगे नॉमिनल जीडीपी, तो अगर रियल जीडीपी दिया हो तो उसको इनटू कर दो किससे, प्राइस इंडेक्स से, और अपॉन कर दो किससे, 100 से। 100 से अपॉन करोगे, प्राइस इंडेक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, नॉमिनल यानी करंट प्राइस निकल के आ जाएगा। और अगर यही मान लो आपको सपोज यहाँ पे निकालना हो रियल जीडीपी, तो रियल के लिए क्या करोगे आप, सेम इसका उल्टा कर दीजिए। रियल जीडीपी बेसिकली क्या होती है, कांस्टेंट प्राइस पे होती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, रियल जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए नॉमिनल जीडीपी को हम प्राइस इंडेक्स से डिवाइड करेंगे और 100 से इंटू करेंगे। 100 से इंटू करोगे तो इसका बेस ईयर वैल्यू आ जाएगी, और बेस ईयर वैल्यू क्या होती है, रियल। तो नॉमिनल का मतलब करंट प्राइस जीडीपी, रियल जीडीपी का मतलब कांस्टेंट प्राइस जीडीपी। कांस्टेंट होगा तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। और जब आपका रियल होगा, सॉरी जब नॉमिनल होगा, नॉमिनल में क्या होगा, करंट प्राइस, और करंट कैसे आता है, इंडेक्स नंबर से आता है। इतनी बात आपको कंफर्म हो गई होगी। देखिए जो रियल जीडीपी होती है किसी कंट्री की, वो मोर भी हो सकती है उसके नॉमिनल से, इक्वल भी हो सकती है और लेस भी हो सकती है। तीनों केसेस हो सकते हैं। तीनों केसेस में क्या सिनेरियो बनता है वो भी समझ लीजिए। देखिए अगर रियल जीडीपी आपकी ग्रेटर है नॉमिनल जीडीपी से, तो इसका क्या मतलब है, इसका इशारा क्या है, द प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द बेस ईयर इज मोर देन द प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द करंट ईयर। यानी जो बेस ईयर का प्राइस लेवल है
वो करंट ईयर के प्राइस लेवल से ज्यादा है। इसका मतलब है कि जो महंगाई है पहले ज्यादा थी, अभी महंगाई कम हो गई है, इसका मतलब है रियल जीडीपी ज्यादा है। तो अगर रियल जीडीपी ज्यादा निकल रही है, इसका मतलब कांस्टेंट प्राइस ज्यादा है, यानी बेस ईयर प्राइस ज्यादा। और बेस ईयर प्राइस ज्यादा होने का मतलब क्या, महंगाई पहले थी, बेस ईयर में थी और अभी कम हो गई है। अगर रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी दोनों इक्वल हो जाए, इसका मतलब है कि प्राइस लेवल आपका बेस ईयर का और करंट ईयर का दोनों का प्राइस लेवल कैसा है, एक जैसा प्राइस लेवल है। और अगर रियल जीडीपी आपकी नॉमिनल से कम हो जाए, ऐसा भी पॉसिबल है, रियल जीडीपी नॉमिनल से कम हो जाए, इसका मतलब क्या है कि प्राइस लेवल जो है आपका बेसिकली बेस ईयर का वो लेस है, करंट ईयर का ज्यादा, इसका मतलब महंगाई अभी इस समय ज्यादा है। तो ये बेसिकली इसके डिफरेंट डिफरेंट केसेस थे। अब इसमें एक चीज और है जो आपको और ठीक से आना चाहिए, दोनों के बीच में डिफरेंसेस पता होने चाहिए कि नॉमिनल में और रियल में डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो इतना कुछ आपने इसके बारे में पढ़ लिया है तो डिफरेंस निकालना आपके लिए बहुत आसान है। देखिए, नॉमिनल जीडीपी के बारे में बताया गया है कि ये मॉनेटरी वैल्यू होती है गुड्स एंड सर्विसेज की विद इन अ डोमेस्टिक बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। और किस प्राइस पे होती है, ये आपकी होती है प्राइस ऑफ गुड्स एंड प्राइस ऑफ द सेम ईयर, यानी ये करंट प्राइस पे होती है। और जो रियल जीडीपी होती है ये बेसिकली इस पे होती है, ये होती है आपकी बेस प्राइस पे, कंट्री का जो बेस प्राइस होगा उसके ऊपर होती है, बेस ईयर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आप देखेंगे, अगर आपसे पूछें कि वर्तमान में बेस ईयर क्या है तो आप क्या बताएंगे, आप सबको बताना है कि करंट में जो बेस ईयर चल रहा है वो क्या चल रहा है इंडेक्स नंबर कैलकुलेशन के लिए। अगर आपको पता हो तो कमेंट के अंदर बताइएगा। अगर आप पूछें तो और देखें तो नॉमिनल जीडीपी जो है बेसिकली वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है विदाउट एनी इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, यानी इन्फ्लेशन को छोड़ दीजिए तो आपका जो निकलेगा वो नॉमिनल निकलेगा। और रियल जीडीपी जो होती है वो इन्फ्लेशन को एडजस्ट उसमें किया जाता है। नॉमिनल जीडीपी बेसिकली जो होती है वो करंट ईयर प्राइसेस को शो करती है और ये बेसिकली बेस ईयर प्राइसेस को शो करती है रियल जीडीपी। अब तो ये कंसेप्ट बार बार वही चीजें देखिए रिपीट हो रही हैं। अगर हम लोग बात करें कॉम्प्लेक्सिटी की तो इसे कैलकुलेट करना थोड़ा आसान होता है, इसे कैलकुलेट करना टेक्निकली थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट इतना मुश्किल नहीं है, आराम से इसे भी कैलकुलेट कर लिया जाता है। वैल्यू ऑफ जीडीपी की हम लोग बात करें तो वैल्यू ऑफ नॉमिनल जीडीपी इज मच हायर देन द वैल्यू ऑफ रियल जीडीपी। नॉमिनल की वैल्यू रियल से क्या होती है, ज्यादा होती है, और रियल जीडीपी की जो वैल्यू होती है वो आपकी मच लोअर देन द नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, तो ये यहाँ तक आपका स्पष्ट हो गया। एक लास्ट डिफरेंस है, इसके बाद इसको खत्म करेंगे। अगर आप देखें प्रीवियस ईयर से तो वन कैन कंपेयर द नॉमिनल जीडीपी ऑफ डिफरेंट क्वार्टर, आप डिफरेंट क्वार्टर की नॉमिनल जीडीपी कंपेयर कर सकते हो और रियल जीडीपी भी आप डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर की कंपेयर कर सकते हो। ठीक, तो ये जाके आपका जो टॉपिक है ये आपका कंप्लीट होता है। इसमें आपने काफी बेसिक चीजों पर काम किया, बेसिक चीजों को ही हमने इसके अंदर शामिल किया था। इसके अंदर जो नेक्स्ट हम लोग लेक्चर डिस्कस करेंगे उसके अंदर हम लोग नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के तरीकों के बारे में सीखेंगे और कुछ और नए नए टिप्स हैं, कुछ नए कह सकते हैं नेमोनिक्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम लोग न्यूमेरिकल्स को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ इसे आप साझा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है तो उसे आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए और अगर कोई आपका सुझाव होता है तो उसे भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर मेंशन कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।